Hello everyone, this is Pooja Avasthi Shukla from KV Lammakhong, Imphal number 3. Here we are studying your chapter number 1 of a history portion, that is the rise of nationalism in Europe. So if you remember in the second part of video, we studied about the liberal nationalism. तो जो liberal nationalism emerge हुआ यूरोप में, it encourages all the nations in Europe to find a nation state. Nation state means जहाँ पर where they share a common history, a common culture, a common tradition, a common language, a common currency, and no trade barriers would be there and so on. So जो ये liberal nationalism था, it was led by the educated middle class. तो एजुकेटेड मिडिल क्लास ने जब दो आइडिया गेन किए, नेशनल यूनिटी और लिबरल नेशनलिज्म के, तो उनके सामने दो प्रॉब्लम्स थी. फर्स्ट वन वाज कि टिल दैट टाइम ओनली मेन अबव 21 ईयर्स वाज अलाउड टू वोट, एंड सेकेंड प्रॉब्लम वाज स्टेट टू स्टेट ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस. मीन्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर जाने में कस्टम ड्यूटीज़ लगते थे, एंड जो करेंसी थी वो चेंज हो जाती थी. तो यू कैन इमेजिन कि हाउ इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू मैनेज द ट्रेड, कि जहाँ पर हर एक नए स्टेट में जाते ही करेंसी हो जाती है, तो करेंसी भी चेंज कराना है एंड कस्टम ड्यूटीज़ भी देनी है. तो इसके लिए एक 1834 में, इन 1834 वन कस्टम यूनियन वॉज फॉर्म्ड, जिसको नाम दिया गया ज़ोल्वेरिन. इट वॉज स्टार्टेड बाय प्रशिया, and later on many other German nations joined this custom union. What was the aim of making this custom union? The first one was that it abolished trade barrier. Means जितने भी ट्रेड बैरियर्स थे, तो इस कस्टम यूनियन को जिस भी कंट्रीज ने जिस नेशन ने स्टेट ने ज्वाइन किया, उसने अपने यहाँ पर अपने ट्रेड बैरियर्स को एंड किया. एंड सेकेंड, रिड्यूस नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम 30 to 2. तो एज वी आर सेइंग दैट, एज आई एम सेइंग कि 30 करेंसीज से जो करेंसीज थी वो लिमिटेड हो गई कहाँ पर आकर के 2 करेंसीज तक. मीन्स इतनी सारी करेंसीज यूरोपियन कंट्रीज़ में उस टाइम पर रन हो रही थी. एंड आफ्टर कमिंग ऑफ ज़ोल्वेरिन जो नंबर था करेंसीज़ का, वो 30 से सिर्फ 2 हो गया. तो अब सिर्फ 2 टाइप्स ऑफ करेंसीज वे देयर, तो ट्रेड करना अपने आप में काफ़ी ईजी हो गया. ओके, नाउ योर एज योर नेक्स्ट टॉपिक इज conservatism. So first of all we will look at the scenario of Europe after 1815. Before 1815 आप लोगों को याद होगा, means 1789 the French Revolution happened, and then National Assembly formed, and after that 1799 Napoleon came. 1800 form, he brought a civil code of Napoleon or the reforms of Napoleon. And then in 1815, by the War of Waterloo, Napoleon was defeated. And 4 countries, Russia, Prussia, and Britain and Austria, इन सब ने मिलकर के नेपोलियन को डिफीट कर दिया, and it resulted in the Treaty of Vienna. तो after downfall of Napoleon, by the Treaty of Vienna, the older form of government established again in Europe. ओल्डर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब है कि जब भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो लोगों ने मोनार्कियल सिस्टम को क्या किया था, थ्रो आउट कर दिया था, एंड दे ब्रॉट द डेमोक्रेटिक सिस्टम. बट नेपोलियन के आने से क्या हुआ कि डेमोक्रेटिक सिस्टम जो था वो थोड़ा सा डिक्लाइन होने लगा था, बट फिर भी नेपोलियन ने काफ़ी सारे रिफॉर्म्स कर रखे थे. बट आफ्टर 1815 क्या हुआ, अगेन जो किंग वाला सिस्टम था वो फिर से इस्टेब्लिश किया जाने लगा. मीन्स मोनार्कियल सिस्टम, डेस्पोटिक सिस्टम,
उसको फिर से इस्टेब्लिश किया जाने लगा। एंड इनको इस एमर्जेंस को बोला गया न्यू कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिव टाइप के पीपल मीन्स जिनकी थिंकिंग थोड़ी नैरो माइंडेड थी। तो वी विल सी व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंजर्वेटिज्म। फर्स्ट, दे प्रिजर्व द मोनार्की सिस्टम एंड चर्च सिस्टम। मीन्स जैसा पहले होता था, राजा की ही सुनी जाएगी, जो राजा बोलेगा वही होगा, एंड द प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द चर्च ऑल्सो। सेकेंड, ऑटोक्रेटिक रूल्स इस्टेब्लिश्ड अगेन। ऑटोक्रेटिक रूल्स इस्टेब्लिश्ड अगेन मतलब जो प्रिविलेजेस हैं क्लर्जीज़ को या नोबिलिटीज़ को वो अगेन इस्टेब्लिश कर दिए गए। और देयर विल बी नो रिस्ट्रिक्शन ओवर द आइडियाज़ एंड ओवर द थिंकिंग ऑफ किंग। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, जो किंग बोलेगा दैट विल बी द लॉ। एंड जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है वो एंड हो गई। नेक्स्ट है सोशल हायरार्कीज वेयर प्रिजर्व्ड। इक्वालिटी बिफोर लॉ को पूरी तरह समाप्त की कर दिया गया। सोशल हायरार्कीज मीन्स जो जैसे चला आ रहा था पहले से, क्लर्जी, नोबिलिटी एंड द थर्ड स्टेट पीपल, वो सब कुछ अगेन फिर से वो इसको मानने लगे। नो क्रिटिसिज्म एंड डिसएग्रीमेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो ये जो टाइप के पीपल थे, कंजर्वेटिव्स टाइप के पीपल, इन लोगों ने कोई भी डिसएग्रीमेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड क्रिटिसिज्म को बेयर नहीं किया। मीन्स देयर वॉज नो एनी फ्रीडम टू स्पीक एनीथिंग अगेंस्ट गवर्नमेंट एंड सेंसरशिप वॉज इम्पोज्ड। सेंसरशिप का मतलब होता है कि जो मीन्स कुछ भी आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट ना तो आप लिख सकते हैं न्यूज़पेपर्स में, एंड ऑल्सो यू कैन नॉट रिसाइट इट एनी पोएम ऑल्सो। तो ये हो गया कंजर्वेटिज्म। तो पीपल वेर नॉट हैप्पी विद दिस सिस्टम ऑफ कंजर्वेटिज्म एंड दे बिगैन टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। क्योंकि लोगों ने पहले थोड़ा सा तो फीलिंग ले ली थी ना डेमोक्रेटिक सिस्टम की, तो उनको ये वाला नया जो कंजर्वेटिव टाइप का सिस्टम था जो आफ्टर 1815 इस्टेब्लिश हो गया, वो इनको पसंद नहीं आया। दीज पीपल वर कॉल्ड एंड दे बिगेन टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट एंड दीज पीपल वर कॉल्ड एज लिबरल नेशनलिस्ट। दे वांटेड फ्रीडम ऑफ प्रेस। तो ऐसे जो नए लोग थे इनको क्या टर्म दिया गया? लिबरल नेशनलिस्ट। जो लिबरल है, लिबर का मतलब होता है फ्री, मीन्स the people who are very much free from their thinking, means they are not the narrow minded people. And nationalist means who have the feeling of a nation in themselves, कि हमें एक अपना एक own nation बनाना है। And they also wanted freedom of press. उनको प्रेस की फ्रीडम भी चाहिए था, so that anyone can think according to himself or herself and speak or write. Now many revolutionaries began to establish secret societies in Europe to spread the thoughts of nationalism. तो अब क्या हुआ? Because कोई भी सामने से नहीं लिख सकता है कुछ भी, तो क्या हुआ? सीक्रेट सोसाइटीज़ बिगेन टू इस्टेब्लिश्ड, जहाँ पर कि लोग अपने आइडिया को, नेशनलिस्ट आइडिया को अपने स्प्रेड करने लगे। ओके, लुक एट द एम ऑफ रिवॉल्यूशनरीज। तो ये जो रिवॉल्यूशनरीज थे, जो सीक्रेट सोसाइटीज़ इस्टेब्लिश कर रहे थे, व्हाट वाज द एम ऑफ दीज रिवॉल्यूशनरीज? फर्स्ट वन वाज द टू स्प्रेडिंग आइडिया ऑफ नेशनलिज्म के आइडिया को स्प्रेड करना है। एंड दे अपोज मोनार्की सिस्टम एंड दे वांटेड फ्रीडम एंड एंड ऑफ ऑटोक्रेटिक रूल्स। वंस अगेन कि वो दे वांटेड कि द मोनार्कियल सिस्टम शुड बी एंड, जो किंग वाला सिस्टम है इट शुड बी एंडेड एंड अ कॉन्स्टिट्यूशन टाइप ऑफ गवर्नमेंट शुड बी ब्रॉट एंड टू फॉर्म अ नेशन स्टेट। एंड जो उनका थर्ड मोटिव था, दे वांटेड टू फॉर्म अ नेशन स्टेट, मीन्स दे वांटेड टू make all the nation, all the states in Europe as a nation states where they can share common history, common culture, common language, one currency, no trade barriers, and उनकी अपनी एक लैंग्वेज हो, उनका एक अपना एक हिस्ट्री हो। तो ऐसा कुछ ऐसा हो, तो ऐसे स्टेट्स बनाने के लिए वो सोचने लगे। Now look at the picture. You can see here one picture. It is the picture of Giuseppe Mazzini, and it was and he was a
रिवॉल्यूशनरी ऑफ इटली। जैसा कि अभी हमने बोला कि बहुत सारे रिवॉल्यूशनरीज पीपल जो निकल कर सामने आए, क्योंकि सेंसरशिप वगैरह इम्पोज की गई थी, तो अभी रिवॉल्यूशनरीज थे। तो ये एक रिवॉल्यूशनरी हैं, ये एक इटालियन रिवॉल्यूशनरीज थे, एंड ही वॉज अ मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी कार्बोनरी। तो इन्होंने जो सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी जिसके ये मेंबर थे, इट वॉज कॉल्ड कार्बोनरी, एंड ही फॉर्म्ड 2 सीक्रेट सोसाइटीज़। तो मीन्स ही वॉज द मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी कार्बोनरी, एंड उन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटी और फॉर्म की, यंग इटली इन मर्साइलस। तो पहली जो सीक्रेट सोसाइटी है उसका नाम है यंग इटली, जो कहाँ पर हुई, बनी मर्साइलस में। एंड सेकेंड वन इज यंग यूरोप इन बर्न। बर्न में जो सीक्रेट सोसाइटी बनाई उसका नाम बनाया इन्होंने यंग यूरोप। एंड ही बिलीव्ड इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। मीन्स इटली, क्योंकि वो इटालियन था तो वो बिलीव करता था कि इटली पर अभी जितने भी अलग अलग लोगों का रूल इस्टेब्लिश है, लाइक समवेयर पोप इज़ रूलिंग, इन सम पार्ट्स बर्बन डायनेस्टी इज रूलिंग, इन अनदर पार्ट्स अनदर कंट्री इज रूलिंग। तो these all rules should be ended and Italy should be developed as one nation state. So he believed in unification of Italy. Okay, so our next topic now is age of revolution from 1830 to 1848. एज ऑफ रेवोल्यूशन में क्या हुआ, मीन्स इतनी सारी हो रहे थे, ये रिवॉल्यूशनरीज इमर्ज कर रहे थे सब कुछ। तो अभी हम इसमें 2 रिवॉल्यूशन पढ़ेंगे, वन इज़ जुलाई रिवॉल्यूशन एंड अनदर इज़ द ग्रीक रिवॉल्यूशन। तो फर्स्ट कम जुलाई रिवॉल्यूशन, ये कहाँ हुआ, ये हैपन हुआ फ्रांस में। जैसा हमें सबको पता है कि आफ्टर 1815 बर्बन डायनेस्टी जो थी, इट वॉज अगेन इस्टेब्लिश्ड इन फ्रांस। तो व्हाट हैपन इन जुलाई रिवॉल्यूशन, फर्स्ट वन, द बर्बन किंग्स वेयर ओवरथ्रोन, बर्बन किंग्स को ओवरथ्रो कर दिया गया, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वॉज सेटअप एंड लुइस फिलिप बिकेम इट्स हेड। तो नाउ किस टाइप की मोनार्की सेटअप हुई, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, एंड जो लुइस फिलिप बना, ही डिडंट बिकेम द किंग, ही बिकेम द हेड ऑफ this constitutional type of government. The revolution also started in Brussels, which was a part of United Kingdom of Netherlands, and it resulted in Belgium breaking away with the United Kingdom of Netherlands. ये जो रिवॉल्यूशन था इसने एक और काम किया कि जो यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स का पार्ट था ब्रुसेल्स, यहाँ भी लोगों ने अपोज किया गवर्नमेंट को, एंड दे बिल्ड अ न्यू कंट्री दैट वाज बेल्जियम। ओके, नेक्स्ट जो है इसी टाइम पर एक और रिवॉल्यूशन हैपन होता है, कहाँ पर, ग्रीक में। तो ग्रीस वॉज अ कंट्री अंडर द ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर जो है वो एक मुस्लिम एम्पायर था, और तो जो ग्रीक पीपल थे, दे वर लिविंग एट दैट टाइम इन द अंडर कंट्रोल ऑफ मुस्लिम एम्पायर, दैट इज ऑटोमन एम्पायर। तो हियर द रिवॉल्यूशन स्टार्टेड इन 1821. इट वॉज सपोर्टेड बाई अदर ग्रीक्स लिविंग इन एग्जाइल। तो ये जो रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ 1821 में, इसको सपोर्ट मिला फ्रॉम द आउटर कंट्रीज़, फ्रॉम द वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़, जो कि सिंपैथी रखते थे ग्रीक कल्चर के साथ, एंड द पीपल हु वर लिविंग इन एग्जाइल। एग्जाइल का मतलब होता है जिनको अपने कंट्री से आउट कर दिया गया था, कंट्री से निकाल दिया गया था, किसी और कंट्री में भेज दिया गया था। तो वो लोग भी बाहर से सपोर्ट कर रहे थे किसको, ग्रीक रिवॉल्यूशन को। Now some poets and artists also lauded Greece as the cradle of European civilization. कुछ जो उस टाइम के जो पोएट्स थे एंड आर्टिस्ट थे, लाइक देयर इज़ वन फेमस पोएट जिनका नेम आता है लॉर्ड बायरन। उन्होंने भी इस रिवॉल्यूशन में पार्टिसिपेट किया, एंड ही वॉज डाइड इन बिटवीन दिस। तो पोएट्स एंड आर्टिस्ट ने क्या बोला कि ग्रीस क्या था, इट वॉज द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। मीन्स कभी यूरोपियन सिविलाइजेशन का जो सबसे ग्रेट कंट्री है या जो स्टार्टिंग है वो क्या है, वो ग्रीक या ग्रीस था। तो ये जो सपोर्ट था इसने सबको इंस्पायर किया टू फाइट अगेंस्ट मुस्लिम एम्पायर, एंड फाइनली विद द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल in 1832 Greek was recognized as an independent
नेशन। तो फाइनली ग्रीक को 1832 विद द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ग्रीक को इंडिपेंडेंस मिल गई और वो एक नेशन स्टेट के फॉर्म में इस्टेब्लिश हो गया। ओके, हियर वी विल फिनिश today's topics, and we will start with the new topic, that is the scenario of Europe during 1830 to 1848। मीन्स क्या क्या था, क्या हो रहा था यूरोप में। लाइक कुछ कल्चरल मोमेंट चल रहे थे, जैसे रोमांटिसिज्म हुआ, कल्चर ने क्या रोल प्ले किया। एंड अदर थिंग वाज दैट कि जैसे वन पेंटर इज़ देयर, फ्रेडरिक सोरियो, जिन्होंने उस टाइम पर कुछ पेंटिंग्स बनाई टू शो द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। एंड अनदर थिंग 1830 जो कि ईयर ऑफ हंगर एंड हार्डशिप था। उसके बाद 1848 में कैसे लिबरल्स ने रिवोल्ट करना स्टार्ट किया एंड मेकिंग ऑफ नेशन स्टेट्स स्टार्ट हो गया। तो वी विल कंटिन्यू all these things in our next part. Till then, thank you. Stay safe and stay at home. Thank you.